Hey guys, hello और वेलकम टू एचएस अकेडमी। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूल फायर डायनामिक्स। अब देखिए, ये डायनामिक्स वर्ड का मैंने मॉर्निंग में आपको मतलब बता रखा है। जो पहले हमारा कंपार्टमेंट फायर डायनामिक्स का वीडियो आया है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो सबसे पहले उसे देख लीजिए, ताकि आपको फायर डायनामिक्स का जो है उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बेसिकली फायर डायनामिक्स होता क्या है। तो उसके बाद ये वीडियो जो है आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो सिर्फ पूल फायर डिस्कस नहीं करेंगे, हम पूल फायर डायनामिक्स स्टडी करेंगे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में, जिससे कि हमें अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक पर्टिकुलर पूल फायर कैसे डेवलप होती है, कैसे उसमें हीट फ्लो होता है, कैसे वो ग्रो होती है। ठीक है, और उसके कुछ यूनिक फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, जनरली मैं फायर का आपको डिवाइडेशन दे देता हूँ या फिर क्लासिफिकेशन दे देता हूँ। ठीक है, फायर को 3 टाइप में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फ्लैश फायर, सेकंड है जेट फायर, थर्ड है पूल फायर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्लैश फायर क्या होता है। देखिए, फ्लैश फायर बहुत ही ईजी है, आप सभी ने देखा भी होगा। जनरली फ्लैश फायर कभी होता है, आप देख लीजिए, जब भी वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन्स होते हैं, जैसा कि आपने देखा कि वेपर डिस्पर्स हो जाता है। ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन्स क्या होते हैं, तो आप उसे देख लीजिए। तो उससे आप कह सकते हैं फ्लैश फायर कैसे, मतलब अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, जहाँ पे वेपर डिस्पर्स हो जाते हैं, कोई भी मतलब वास्प आप कह सकते हैं एक डिस्पर्स हो जाती है, जो कि इनफ्लेमेबल नेचर है, जिसका फ्लेमेबल नेचर है, मतलब वो आग को पकड़ लेता है इजीली। तो आप उस टाइम पे देखेंगे कि आग जो है एक फ्लैश के रूप में जल रही है। तो एट द टाइम वी विल कॉल दैट पर्टिकुलर फायर एज अ फ्लैश फायर। बेस्ट एग्जांपल यू कैन से इट्स अ वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। ठीक है, वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन एक बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए। नेक्स्ट हम आते हैं जेट फायर। अब देखिए, जेट फायर क्या होता है, एक पर्टिकुलर सोर्स से फ्यूल कंटिन्यूसली बाहर निकल रहा है और कंज्यूम भी हो रहा है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर वेसल से या किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट से फ्लेमेबल गैस निकल रही है या फिर लिक्विड निकल रहा है, जनरली गैस ही होगी, और वो कंटिन्यूसली बर्न हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा ही डेंजरस होती हैं, इसे आप एक्सटिंग्विश करना भी इससे बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो बेस्ट वे टू एक्सटिंग्विश सच फायर्स इज टू स्टॉप द रिलीज ऑफ दैट फ्यूल। अगर आपको एक्सटिंग्विश करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें से जो फ्यूल निकल रहा है उसे आपको एक्सटिंग्विश करना पड़ेगा। इसका मैं अगर आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, तो आप देख लीजिए एलपीजी सिलेंडर। ठीक है, जिसमें कि रेगुलेटर ऊपर लगा होता है, जो कि जो गैस है उसके जो फ्लो है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, अगर आप उसे ऑन कर देते हैं, वहाँ पे फायर लगा देते हैं, तो आप देखेंगे कि फायर कंटिन्यूसली जल रही है, क्योंकि जो फ्यूल है वो भी कंटिन्यूसली वहाँ पे सप्लाई हो रहा है। तो इसी तरीके से हम इसे कहते हैं जेट फायर। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। याद रखिए, जब भी आपको इन्हें एक्सटिंग्विश करना हो तो सबसे पहले इंश्योर कीजिए कि जो फ्यूल है, जो पर्टिकुलर सोर्स से निकल रहा है, उसका जो रिलीज़ है उसे आप बंद करें, देन वो ऑटोमेटिकली जो है एक्सटिंग्विश हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा पूल फायर, जो कि हमें डिस्कस करना है, जो कि हमारा टॉपिक है इस पर्टिकुलर वीडियो का, पूल फायर डायनामिक्स का। तो हम डिस्कस करते हैं इसे, पूल फायर। अब देखिए, पूल फायर इज़ अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन फ्लेम्स। अब डिफ्यूजन फ्लेम्स क्या होता है, देखिए, प्री मिक्स्ड फ्लेम्स एंड डिफ्यूजन फ्लेम्स आपको पता होगा। आई होप, अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। प्री मिक्स्ड फ्लेम वो होती है जहाँ पे ऑलरेडी जो फ्यूल वेपर है वो प्रेजेंट है सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन में एंड एयर के मिक्सिबिलिटी के साथ, एंड देन जब आप उसमें सोर्स ऑफ इग्निशन इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो स्टार्ट कर देता है बर्न करना। प्री मिक्स्ड जो वेपर है एंड ऑक्सीजन है वो ऑलरेडी मिक्स्ड है, बस थर्ड एलिमेंट को आपको एंटर करना है, देन फायर लग जाएगा। ऑन द अदर हैंड डिफ्यूजन में क्या होता है कि जस्ट अपोजिट होता है, जो ऑलरेडी आपका फ्यूल वेपर से एंड जो ऑक्सीजन है वो ऑलरेडी मिक्स नहीं होता है, आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है, देन उसके फ्यूल वेपर्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, देन आपका फायर का प्रोसेस इनिशिएट होता है। लाइक दैट आप देख लीजिए, अगर आप पे कोई भी लिक्विड है, ठीक है, मान लीजिए वाटर है, तो उसमें से वेपर्स आपको डायरेक्टली नहीं मिल जाएंगे जब तक आप उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट नहीं करेंगे। ठीक है, ऑन द सेम केस इसमें आ जाइए, आप पे जैसे हाइड्रोकार्बन है कोई भी, ठीक है, पेट्रोल है, आप जब तक उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट नहीं करेंगे, उसके जो आप कह सकते हैं फ्लैश पॉइंट ले लीजिए। फ्लैश पॉइंट आप सभी को पता होगा, आई होप। ठीक है, जब तक उसके फ्लैमेबल वेपर जो है सफिशिएंट क्वांटिटी में बनने नहीं लगते, उसे हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर, तो जब तक आप उसे उसके फ्लैश पॉइंट तक हीट नहीं करेंगे, तब तक उसमें से जो फ्लैमेबल वेपर हैं वो बनेंगे नहीं एंड एयर के साथ मिक्स नहीं होंगे। तो जब पर्टिकुलर जो फ्लैमेबल वेपर हैं एंड एयर है उसे हीट लगा के प्रोड्यूस करा जाए, ऑलरेडी वो प्रेजेंट ना हो सफिशिएंट रेशियो में, देन दीज फ्लेम्स विल बी कॉल्ड एज डिफ्यूजन फ्लेम्स, वेयर अ लेयर ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड फ्यूल इज एवापोरेटिंग एंड बर्निंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो लिक्विड है वहाँ पे वो इवेपोरेट होते रहता है बिकॉज इट इज़ बर्निंग, until unless it is burning it will be getting evaporated. Okay, the fuel layer can be either on a horizontal solid substrate or floating on a higher density liquid, usually water. अब ये कह रहे हैं कि जो लिक्विड हमारा बर्न हो रहा है वो किसी सॉलिड सरफेस भी हो सकता है लाइक टैंक्स, और किसी लिक्विड के कॉम्बिनेशन के ऊपर भी हो सकता है, कोई लिक्विड पे वो तैर रहा हो, ठीक है, जिनका की जो डेंसिटी है वो अनइक्वल हो।
ठीक है। नेक्स्ट है पूल फायर्स आर एन इंपॉर्टेंट सिनेरियो इन फायर सेफ्टी साइंस एज लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्यूल्स आर स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज। सभी को पता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूल फायर्स आपके रिफाइनरीज में, स्पेशली पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में आपको मिल जाएंगी एंड बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रहती है इनको बुझाना। ओके, सो दैट्स वाई इनके जो डायनामिक्स पे है, इनकी अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करी जाती है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है ताकि इनके जो एक्सटिंग्विशिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो हम अच्छी तरह समझ सकें और इनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर करी जा सके इन द नियर फ्यूचर। सो देखिए, ये एक टिपिकल मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाया हुआ है पूल फायर का। ये एक टैंक है जनरली जो कि प्रोटेक्टेड है स्प्रे सिस्टम से, वाटर स्प्रे सिस्टम से, बट तभी भी यहाँ पे पूल फायर आपको दिख रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना डेंजरस सिनेरियो है। तो थोड़ा हम अभी इसका जनरल पे बात कर लेते हैं पूल फायर पे। जनरली ये होते क्या है और इसके कुछ फैक्ट्स जो हैं वो जनरली हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो पूल फायर है वो इनिशिएट कैसे होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखिए, कोई भी आपका वेसल है या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर है जहाँ पे लिक्विड स्टोर्ड है जो फ्लैमेबल इन नेचर है, ठीक है, वो आपका रिलीज़ हुआ एक्सीडेंटल लीक से। अब एक्सीडेंटल लीक मीन्स किसी भी फिजिकल डैमेज, मान लीजिए कुछ भी उसमें फिजिकल डैमेज हुआ, उसमें एक होल बना, एक ऑरिफिक बना। ऑरिफिक मीन्स कोई भी होल या फिर कोई भी कैविटी जहाँ से पर्टिकुलर लिक्विड फ्लो हो सके, ठीक है, वो बना, वहाँ से आपका लिक्विड बाहर निकलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ। वहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ। अब वो क्या होगा कि अगर वो जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे वो टैंक या फिर कोई भी प्रेशर वेसल लोकेटेड है, वो अगर किसी मतलब आप कह सकते हैं कि अनस्टेबल ग्राउंड पे है या फिर किसी एलिवेटेड हाइट पे, तो लिक्विड क्या होगा कि जो लो लाइंग एरिया है, सबसे मतलब निचला एरिया है, वहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा। अब कलेक्ट भी तभी होगा अगर वो पर्टिकुलर टैंक बंड से सराउंडेड है। बंड क्या होता है, आप देखिए नॉर्मली एक दीवार होती है, ठीक है, जो भी किसी भी टैंक जो है उसके चारों ओर लगाई जाती है। इसका काम जनरली क्या होता है, कोई भी लिक्विड है उसके जो स्प्रेड है उसको लिमिट करना, ठीक है, वो ज़्यादा एरिया में ना फैले, एक ही पर्टिकुलर एरिया में कलेक्ट हो जाए ताकि उसके जो डैमेज के चांसेस, जो लैंड कंटामिनेशन वो कर रहा है, जो लोगों के संपर्क में वो आ रहा है, वो कम से कम मिनिमाइज़ कर सके। ठीक है, अगर आपको इस पर इन डेप्थ वीडियो चाहिए, बंड कैसे काम करते हैं, कैसे बनते हैं, इनमें प्रोसीजर्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, आप गूगल पे भी सर्च करके पढ़ सकते हैं जनरली। अदरवाइज़ अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है, तो वहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा। अब ठीक है, अब वो क्या होगा कि इवेपोरेट होने लगेगा बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल हीट। जो नेचर में आपका इतना हीट है सूरज की है, उससे वो इवेपोरेट होने लगेगा। साथ ही साथ एक वेपर क्लाउड वो फॉर्म कर देगा। ठीक है, वेपर क्लाउड के बाद आपको सब प्रोसेस पता है, मैं ऑलरेडी वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन्स में आपको बता चुका हूँ वो कैसे लगता है। और अदरवाइज़ ये भी सिनेरियो हो सकता है वहाँ पे कि आपका जो फ्यूल टैंक है वो लीक ना हो और जनरली वो एक्सटर्नली हीट होने लगे। अब वो कोई भी रीज़न हो सकता है। जनरली आप देख लीजिए, अगर कोई वहाँ पे वेपर क्लाउड फॉर्म हो गया है जो कि UVC अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन, ठीक है, अगर वो इग्नाइट हो जाता तो जनरली वो भी ऑटोमेटिकली हीट होगा क्योंकि वो भी सराउंडेड है ना, टैंक भी आपका सराउंडेड है ना। जनरली आपका टैंक भी तो सराउंडेड है उस वेपर क्लाउड से। जब टैंक जो पर्टिकुलर वेपर क्लाउड इग्नाइट होगा तो सीधी बात है वो फ्लैश फायर करेगा। फ्लैश फायर करेगा तो हमारा टैंक भी साथ ही साथ वो गर्म होते जाएगा और साथ में वेपर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब देखिए जो भी इसमें जनरली पूल फायर में जो भी आपके फिनोमेनास देखे गए हैं उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो लिक्विड फायर वहाँ पे लगती हैं, ठीक है, जनरली क्या होती है कि सिमेट्रिकल रिंग वॉर्टिसेस फॉर्म करती हैं। अब सिमेट्रिकल रिंग वॉर्टिसेस आप ध्यान से देखिएगा, कभी भी आप एक वीडियो देख लीजिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद, कोई भी मतलब पूल फायर का, आप देखिए कि उसमें स्मोक रिंग फॉर्म होती है। ठीक है, कि स्मोक रिंग वहाँ पे फॉर्म होती है। तो स्मोक रिंग जनरली होती क्या है, हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। स्मोक रिंग तो आपका अगर जो ये जनरली पूल है, ठीक है, अगर आप उसका, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर एक आपका पूल है, मान लीजिए उसका कोई भी शेप है, स्क्वायर शेप में ले लेते हैं। अगर उसका पर्टिकुलर एरिया आप देख लें 15 मीटर इंटू 15 मीटर का है, तो आपको एक जनरली एक फिनोमेना वहाँ पे ऑब्जर्व करने को मिलेगा जिसको हम कहते हैं पल्सेशन वॉर्टिसेस। ठीक है, पल्सेशन वॉर्टिसेस मीन्स एक टेक्निकल नेम है इसका, जो सिंप्लीफाइड नेम अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो स्मोक रिंग्स है। ठीक है, वो आपको देखने को मिल जाएगा, पल्सेशन वॉर्टिसेस नाम है इसका। ठीक है, तो ये वन ऑफ द फिनोमेना है जो वहाँ से रिजल्ट होता है अगर आप पे है। और एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बोर्ड। इसको ज़रा ध्यान में रखिए। देखिए फ्री बोर्ड मतलब होता क्या है, अगर हम पूल फायर्स की बात करते हैं। देखिए फ्री बोर्ड वो स्पेस होता है जनरली, मान लीजिए ये आपका टैंक है, ठीक है ना, टैंक में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एरिया खाली रखा जाता है। ठीक है, आपको ये सभी पता है, पूरा टैंक को फुल नहीं करा जाता है। तो वो जो टैंक है उसका जो एज है, मतलब जो टॉप है, वहाँ से लेके जहाँ तक लिक्विड है उसका जो टॉप है, उस जो स्पेस को हम कहते हैं फ्री बोर्ड स्पेस। ठीक है, अब इसका एक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है फायर के बिहेवियर पे। ठीक है ना, एक और बार आपको मैं फ्री बोर्ड स्पेस बता देता हूँ क्या होता है। जो आपका टैंक है उसका जो टॉप, आप जो एज रहता है ना टैंक का, बाउंड्री रहता है, उसके टॉप से जो लिक्विड उसमें भरा हुआ है उसके टॉप तक जो स्पेस रहता है, खाली स्पेस रहता है, उसको हम कहते हैं फ्री बोर्ड स्पेस। ठीक है, अब इसमें क्या जनरली क्या रहता है, अगर हमारा लिक्विड है, ठीक है, वो टॉप तक भरा हुआ है, जनरली हम बढ़ते नहीं, अगर टॉप तक भरा हुआ है तो हमें क्या, अगर वहाँ पे फायर लगती है तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारी फ्लेम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं। ठीक है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रही है, एक पर्टिकुलर वे में बर्न कर रही है, जो कि ठीक है काफ़ी हद तक।
जितना ज़्यादा फ्री बोर्ड स्पेस भरेगा, मतलब ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, जो डिस्टेंस है हमारा बढ़ेगा लिक्विड के टॉप में और जो हमारा टैंक है उसके टॉप में, उतनी ज़्यादा हमारी जो फ्लेम्स है वो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट होती जाएंगी। अब टर्बुलेंट मीन्स बहुत ही ज़्यादा, आप कहते हैं ना आग, हिंदी में कहते हैं आग भड़क जाती है, ठीक है, उस टाइप की जो फ्लेम्स है बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट करेंगी, ठीक है, यहाँ वहाँ भागेंगी और बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप कहेंगे ना फायर फाइटिंग एक्टिविटीज़ जो हैं, फायर सप्रेशन एक्टिविटीज़ हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे सकती हैं अगर हम वहाँ पे फायर फाइटर्स को डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। तो ये वन ऑफ द फैक्टर है जो वहाँ पे अफेक्ट करता है। उसके बाद आप देख लीजिए, अगर हम आगे जाते हैं, एक डायग्राम है, मैंने आपको यहाँ सामने दिख रहा है आपको डायग्राम, इसमें देखिए बहुत अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग दी गई है फायर के बारे में, पूल फायर के बारे में। नीचे आपको एक पूल दिख जाएगा, ठीक है। इसमें जनरली हमने 3 टाइप में डिवाइड कर दिया है, जो इनके प्रोडक्ट ऑफ कंबशन निकल रहे हैं या फिर जो पूल के ऊपर फायर लगी है उसे 3 टाइप में। एक तो है आपका कंटिन्यूस कंबशन जोन, जहाँ पे आपके कंटिन्यूसली जो फ्यूल वेपर हैं वो जनरेट हो रही हैं, बर्न हो रही हैं, एंड जो स्मोक्स हैं, सूट हैं, वो सब निकलते जा रहे हैं। सेकंड है आपका इंटरमिटेंट कंबशन जोन, यहाँ पे क्या है कि आपकी जो एयर है वो इंट्रेन हो रही है, इसके अंदर एयर इंट्रेन हो रही है और साथ ही साथ कभी कभार आपको फ्लेम देखने को मिल जाएगी। आप जैसे देखते हैं फायर में जो फ्लेम है वो कंटिन्यूसली क्या होती है, ऊपर नीचे होती रहती है, एक पर्टिकुलर हाइट तक नहीं जाती है, एक मीन हाइट होती है जहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट एक फ्लेम अटेन कर सकती है। तो ये इंटरमिटेंट कंबशन जोन, यहाँ पे कभी कभार कंबशन होते रहता है, डिपेंड अपॉन द एयर अवेलेबिलिटी देयर। नेक्स्ट आपका थर्मल प्लूम एंड स्मोक। थर्मल प्लूम मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है इससे पहले वाली वीडियो में, क्या होता है थर्मल प्लूम, और सीलिंग जेट्स क्या होते हैं ऑलरेडी, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है पार्सेस ऑफ सूट। अब सूट क्या होता है, ठीक है, स्मोक क्या होता है, ठीक है, इसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ आगे आने वाली वीडियोस में। उसमें मैं आपको स्मोक टेस्टिंग के बारे में बताने वाला हूँ, ASTM E1678 जो टेस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, स्मोक बेसिकली होता क्या है, टाइप्स क्या होते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो उसी पर्टिकुलर डायग्राम का ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो आप इसे समझ सकते हैं। वही सेम चीज़ें दी हुई हैं, फ्यूल पार्टिकल्स कैसे बर्न हो रहे हैं, कैसे पायरोलिसिस होती है। तो वीडियो पॉज करके आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट देम इन कमेंट बॉक्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सिमुलेशन दिया हुआ है आपको, पूल फायर, इनकी भी मॉडलिंग्स होती हैं पूल फायर्स की, ठीक है। अगर एक पूल फायर लग जाती है तो उसका जो डायमीटर है उसके चारों ओर कितना कितना आपको रेडिएंट हीट मिल जाएगा देखने को, क्योंकि जब हम फायर फाइटिंग करते हैं पूल फायर्स के लिए तो आपको पता है कि हमें पास में जाना पड़ता है, तो हमें पता रहना चाहिए ना उस टाइम पे कितना हीट है, वहाँ पे कितना हीट हम टॉलरेट कर सकते हैं। पता नहीं है हमको, हम डायरेक्टली चले गए वहाँ पे, हमें डैमेज हो गया, स्किन पे हमारे बर्न्स आ गए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो सही नहीं है। उससे पहले हमें मॉडलिंग करनी पड़ती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक मॉडलिंग सिमुलेशन रिजल्ट मेरे पे है यहाँ पे, जो कि आपको दिखा रहा है कि आप कितना दूर डिस्टेंस पे जाएंगे इस फायर से तो आपको इतने पर्टिकुलर किलोवाट पर मीटर स्क्वायर का रेडिएंट हीट फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। तो डिसाइड आपको करना है कि पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी कितना रेडिएंट हीट फ्लक्स टॉलरेट कर सकती है, ठीक है ना। उसके बाद आप एक सेफ़ पर्टिकुलर डिस्टेंस से पर्टिकुलर वाइल्ड जो फायर है उसे फाइट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है जनरली हम जब फायर फाइटिंग करते हैं तब भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करा जाता है, जब हम एक्सटिंग्विशर से फायर फाइटिंग करते हैं तब भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करा जाता है, ताकि जो लपटें हमारे पास ना आए और हम जो एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है उससे भी बचे रहें, ठीक है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट है, बट ये मेगा स्केल्स की फायर है तो थोड़ा ध्यान हमें ज़्यादा देना पड़ता है, छोटी फायर्स नहीं है। थोड़ी सी भी अगर हमसे मिस्टेक होती है तो उसका रिजल्ट बहुत ही हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए, साथ में हमारे जो कलीग्स हैं जो फायर फाइटिंग में इन्वॉल्व है उन लोग के लिए भी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स बिफोर गोइंग टू द फायर फाइटिंग। देखिए अब नेक्स्ट पे हम आते हैं जनरल बिहेवियर ऑफ फ्लेम्स, ठीक है। जनरल बिहेवियर बेसिकली फ्लेम्स का होता क्या है, वहाँ पे जो फ्लेम्स वहाँ पे लगती है उनका बिहेवियर होता क्या है, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, जो आपकी फ्लेम्स होती हैं, ठीक है ना, तो फ्लेम्स जनरली जो थिकनेस है आपकी फ्लेम्स की, अगर जनरली आप बात करते हैं तो फ्लेम्स, तो जैसा कि मैंने प्रीवियसली डिस्कस करा था आपको फ्लेम्स के बारे में, तो इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं इस पर्टिकुलर सब पॉइंट में। ऑलरेडी जो फ्री बोर्ड का कॉन्सेप्ट है आप उससे अच्छी तरीके से समझ लीजिए। टर्बुलेंट फ्लेम्स कब होती हैं, ठीक है, जबकि फ्री बोर्ड स्पेस आपका बढ़ जाता है, ठीक है, और स्टेबल फ्लेम्स आपको देखने को मिल जाती है जब फ्री बोर्ड स्पेस जो है मिनिमाइज रहता है। तो वही है इसमें सेम कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका हीट फ्लो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वाइल्ड फायर है उसमें हीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मतलब हीट किस किस एरिया में ज़्यादा रहती है, किस किस में कम होती है। देखिए अभी ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है पूल जो है उसका डायमीटर कितना है या फिर शेप कितना है, कितना बड़ा है। देखिए अगर हम स्मॉल पूल्स की बात कर लें जिनका डायमीटर 6 इंच है और 150 mm है, ठीक है, तो हीट जो है, हीट फ्लो अगर आप उसमें देखेंगे तो फ्लेम जो है वहाँ से ट्रांसफ़र होकर बर्निंग फ्यूल तक जाती है ड्यू टू कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र और कंडक्शन से, ठीक है। और जो हीट लॉस है वो भी ज़्यादा होती है, जो कि कंटेनर की बाउंड्री है, ठीक है, वहाँ से हीट लॉस होती है रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें तो जो लार्जर पूल्स हैं जिनका कि डायमीटर 3.3 फीट है या फिर 1 मीटर तक है, ठीक है, उसमें जो ये हीट फ्लो है आपका ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया जाता है, मीन्स ये बहुत ज़्यादा रोका जाता है जनरली फ्लेम रेडिएशन से,
ठीक है ना, जो रेडिएशन पास हो रही है फ्लेम से उससे। एंड रेडिएशन ब्लॉक भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा होती है नियर पूल बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो फ्लेम थिकनेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फ्लेम थिकनेस आपकी सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो सेंटर जो होता है ना हमारा पूल का, उसमें सबसे ज़्यादा फ्लेम थिकनेस होती है। ऑन द अदर हैंड जो हमारा पूल है उसकी एजेस हैं, वहाँ पे जो हमारी थिकनेस है वो बहुत ही कम होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप ये देख लें, इसका जो रेडिएशन डोमिनेटेड हीट ट्रांसफ़र रेट है, ठीक है, वो जो मतलब आपका पर्टिकुलर हीट रिलीज़ रेट आप कह सकते हैं, या फिर जो पीक तक हीट कितना मतलब वो अटेन कर सकता है, वो आपका कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3.5 to 6.2 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर फीट स्क्वायर। ठीक है, इतना अटेन कर सकता है, मतलब मैक्सिमम हीट वहाँ से इतना निकल सकता है पर्टिकुलर एक पूल फायर से मैक्सिमम। नेक्स्ट हम देखते हैं फायर ग्रोथ के बारे में। फायर ग्रोथ अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फायर ग्रोथ मीन्स किस तरीके से वहाँ पे फायर ग्रो होती है। जनरली हमें स्टेप्स पता हैं, जो 5 स्टेप्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस करे थे, तब भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो लिक्विड पूल है हमारा, ठीक है, अगर उसमें से जो आप हीट रिलीज़ रेट देख लें, अगर वो एक बार कंटिन्यूसली बर्न स्टडी स्टेट में चले जाता है तो हीट रिलीज़ रेट आपको देखने को मिल जाएगा 2000 से 3000 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर का। जो मोस्टली हाइड्रोकार्बन लिक्विड फायर्स होती हैं उसमें आपको इतना ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जो इसमें फ्लेम स्प्रेड है, ठीक है, वो क्या होता है कि वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब देखिए कोई भी हमारा फ्यूल है, मान लीजिए जो पूल है उसमें हमारा फ्यूल है, ठीक है ना, जो हमारा फ्यूल है अगर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नियर मतलब कह सकते हैं आप एम्बिएंट टेम्परेचर जो है अगर उसके इक्वल है, ठीक है, तो फ्लेम स्प्रेड है वो बहुत ही तेज़ होगा, बहुत ही तेज़ आपका जो आप देखेंगे पूल है उसके सरफेस पे फायर लगने लग जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर वो जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो एम्बिएंट टेम्परेचर जो है उसके इक्वल नहीं है तो फ्लेम स्प्रेड बहुत ही स्लो होने वाला है। ठीक है ना, और साथ में इसको करने के लिए हमें जनरली सब्सटेंशियल इग्निशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें तेज़ स्प्रेड करवाना है तो हमें वहाँ पे बल्क हीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, जो कि वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन से पॉसिबल है। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग फीचर की अगर हम इसमें बात करें, जब हमारा फिक्स वॉल्यूम ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड रहता है, ठीक है ना, जो हमारा बाउंडेड नहीं है किसी भी, मतलब आप कह सकते हैं कि किसी भी एरिया से सराउंडेड नहीं है, ठीक है, तो हम उसमें क्या देखेंगे कि जो बर्निंग रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। मीन्स अगर आप ले लीजिए आपने कोई फ्यूल है, मान लिया आपने पानी डाला तो आप क्या देखते हैं कि पानी फैलते रहता है। ठीक है ना, पानी फैलते रहेगा जब तक उसे कोई कंटेन करने के लिए बाउंड्री नहीं आएगी, या एक पर्टिकुलर लिमिट तक वो फैलते रहेगा। तो इसमें अगर फायर लग जाती है, मान लीजिए वो पानी की जगह वो कोई फ्लेमेबल लिक्विड है, अगर इसमें आग लगती है तो बहुत ही जल्दी स्प्रेड होगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम पे वो जो पर्टिकुलर लिक्विड है वो कंटेंट है एक पर्टिकुलर बाउंड्री में या फिर एक पर्टिकुलर बंड में, तो वहाँ पे फ्लेम स्प्रेड रेट बहुत ही कम होगा। तो ये कुछ इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। जनरली इसकी मॉडलिंग भी करी जाती है। ठीक है, तो मॉडलिंग से हम हीट टेम्परेचर्स का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, हीट टेम्परेचर्स कितना होगा एक पर्टिकुलर डायमीटर के पास, एक पूल फायर के पास। तो ये था एनालिसिस पूरे टॉपिक का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड नोटिफिकेशन बेल जो है उसको हिट कर दीजिए। अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ डाउट्स हैं या रिकमेंडेशंस हैं कुछ इंप्रूवमेंट की, तो आप उसे लिख सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैम। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।